हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी जून मंथ की है। तो एक लेसन आपकी कल आ चुकी है जिसमें कि हम लोग इकोनॉमी की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज यहाँ पे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि 13 क्वेश्चन और बाकी है, तो उसको आज ही सॉल्व कर लेती हूँ। फिर कल हम लोग यहाँ पे इकोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है उसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रीवियस मंथ की या फिर प्रीवियस लेसन देखनी है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो डिफरेंट मंथ की आपको क्विज भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से, बट आज की ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगी। तो देख लीजिएगा टोटल कितनी, मुझे याद है कि 13 है। ओके, तो इक्वलाइजेशन लिवाई ये क्या था, न्यूज़ में था। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग यहाँ पे पॉज करके अपने आंसर टिक मार्क कर लो, फिर मेरे द्वारा जो बताई जाती है आंसर उसको आप लोग देख लो, चेक कर लो कि कितना आप लोग सही हो कितने गलत हो। ओके, इक्वलाइजेशन लिवाई ये रिलेटेड था, बट आपको बताना है कि किस मैटर से ये रिलेटेड है। टैक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, या फिर टैक्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, टैक्स जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में है, या फिर टैक्स जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोसीड में है। सो यहाँ पे आपको बतानी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए। इक्वलाइजेशन लिवाई जो था ये यहाँ पे इंपोर्टिंग जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है इस तरीके की चेंजेस को, यानी कि जो इक्वलाइजेशन लिवाई है उसको यहाँ पे चेंज करने के लिए एक्सप्लोर कर रही है। और शायद ऐसा हो सकता है कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है या तो पार्शियली कर रहे हैं या फिर इंटायरली एक साल के लिए कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आपका चार्जिंग लगाया जाता है ना, यानी कि टैक्स लगाया जाता है, तो इसको रोका जाएगा। बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स है, स्टेक होल्डर्स है, जो कि ऐसा पुश कर रहे हैं कि वो 6% जो इक्वलाइजेशन लिवाई है उसको रिड्यूस करें, जिसको हम लोग गूगल टैक्स भी कहते हैं। तो इक्वलाइजेशन लिवाई करें या कहे या फिर गूगल टैक्स कहे, बोथ आर सेम। जो कि एडवर्टाइजिंग यानी कि रेवेन्यू, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है। जितने भी ओवरसीज़ कंपनी होते हैं, जो बाहर की कंपनी होते हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, जो कि इंडिया से जनरेट होते हैं और वो एडवर्टाइज़ करते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है। ओके, सो ये जो बर्डन है इस टैक्स का, ये आपका लोकल स्टार्टअप के ऊपर भी फॉल करता है, दूसरे कंपनीज़ में भी लगता है जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टाइज़ करते हैं। और मोस्ट जो आप देखोगे कि जो डिजिटल मेजर्स है वो इनसे पास होता है। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके के चेंजेस भी देखने के लिए आगे बढ़ रही है कि इक्वलाइजेशन लिवाई जो है वो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसके ऊपर लगाया जाए। कमिंग टू द सेकंड। सो अब आइए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है लिवरेज रेशियो फॉर बैंक। तो लिवरेज रेशियो फॉर बैंक से देखते हैं कि आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है। तो करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि लिवरेज रेशियो जो है वो यहाँ पे बैंक की जो कोर कैपिटल है इनके टोटल एसेट का, यानी कि बैंकों के पास टोटल एसेट है और कितना इनका कोर कैपिटल है, इसको यहाँ पे मेजर किया जाता है लिवरेज रेशियो से। और सेकंड है कि अगर लिवरेज रेशियो इंक्रीज़ होता है बैंकों का, तो इससे क्या होता है कि उनकी लेंडिंग कैपेसिटी और लेंडिंग एक्टिविटीज़ बूस्ट हो जाती है। यानी कि बैंकों के पास अगर ज़्यादा लिवरेज रेशियो है, इट मीन्स कि वो यहाँ पे ज़्यादा लेंड कर पा रहे हैं, यहाँ पे लोन के फॉर्म में ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूमर को दे पा रहे हैं। तो बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। सो यहाँ पे अगर बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लिवरेज रेशियो का मीनिंग ही यही है। लिवरेज रेशियो का मतलब आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बैंकों के पास ना, बैंकों की फिनेंशियल हेल्थ कैसी है, बस। अगर आप लोग पता कि बैंक किस लिए है, तो पैसे के लिए होते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक का क्या काम है कि हमारे कंट्री की जो है जितनी भी फिनेंशियल चीज़ें हैं उसको मेंटेन करते हैं, तो सारे बैंकों का यही काम है। तो एक्चुअली जो देखा जाता है कि बैंकों के पास पैसा कितना है, बैंकों के पास फिनेंशियल हेल्थ कैसा है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं लिवरेज रेशियो से, ठीक है। तो ये आप लोगों को फर्स्ट स्टेट में बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि रिसेंटली आप लोग को ध्यान होगा कि जून के मंथ में क्या था कि आरबीआई जो है ना लिवरेज रेशियो को थोड़ा सा फ्री करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे जो बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर सके। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो गई। आते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसकी। जो रिजर्व बैंक है वो उनके द्वारा रिलैक्स किया गया है लिवरेज रेशियो, वो भी बैंकों के लिए। और इससे क्या होगा कि लेंडिंग एक्टिविटीज़ बूस्ट हो पाएगी। जो लिवरेज रेशियो है इसमें क्या है ना कि आपका 4% तक जो डी सिप्स है, यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो बैंक है उसके लिए आपका 4% कम किया गया है, और जितने अदर बैंक है उनके लिए 3.5% कम किया गया है। तो ये डी सिप्स का भी कुछ ना कुछ कैटेगरी है, क्या आप लोग को इसके बारे में पता है? इसमें टोटल 4 बैंक है, ठीक है। 4 बैंक में से मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे एसबीआई है और दूसरी यहाँ पे एचडीएफसी है, ठीक है।
अब आपको और बताना है कि और कौन कौन बैंक है जो कि डीसिप्स के कैटेगरी में है। डीसिप्स के कैटेगरी में कौन कौन से बैंक आते हैं? वो बैंक आते हैं जो कि जीडीपी में 2% या फिर 2% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बैंक को इस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। ठीक है, अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी बात पता होना चाहिए। साथ ही लिवरेज रेशियो से तो हम लोग देख लिए कि बैंक की जो कोर कैपिटल है वो टोटल एसेट होता है, तो डिटेल थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपका सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है, यानी कि बैंकों के पास कितना पैसा है, ये चीज़ें पता करने के लिए जो है आपका लिवरेज रेशियो को देखा जाता है। ओके, आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है कि ड्यू टू लॉकडाउन, यानी कि स्लो डाउन, क्योंकि अभी देख रहे हैं लॉकडाउन था तो काफ़ी चीज़ें ठप पड़ी हुई थी, बंद थी, तो स्लो डाउन हो गया बहुत सारे सेक्टर में। बहुत सारे स्टेट्स जो है ना वो जीएसटी कंपनसेशन के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड? तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, इसमें ये प्रोवाइड किया गया था कि 100% कंपनसेशन दिया जाएगा स्टेट को, वो भी 3 साल के लिए, जब अगर उनका रेवेन्यू लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से, तब से लेकर 3 साल के लिए, यानी कि 2020 1 जुलाई 2020 तक जो है, अगर स्टेट के पास इस तरीके के न्यू टैक्स को रिफॉर्म लाया गया, न्यू टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जीएसटी को, तो उससे अगर टैक्स स्टेट के पास रेवेन्यू कम बनते हैं तो सेंटर के साथ वो कंपनसेशन किया जाएगा। सेकंड है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग, यानी कि ये जो कंपनसेशन अमाउंट है, कितना पे करना है हर एक स्टेट को, फिनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2016 में एंड हुआ है, इसको बेस ईयर बनाया गया है। थर्ड है कि यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट को, सेंटर को यहाँ पे फंड यूज़ करना पड़ेगा जो कि कलेक्ट किया जाता है एज ए कंपनसेशन सेस, जो कि कुछ प्रोडक्ट में लगाया गया था, और वो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे थे, तो सीन या फिर लग्जरी गुड्स थे। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थोड़ी लेंथी ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी थोड़ा, आपका स्टेटमेंट भी थोड़ा लेंथी है, तो इसको पॉज कीजिए, आराम से आप लोग जो है अपने आप में सॉल्व कीजिए, फिर मेरी आंसर दीजिए, देखिएगा। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर देखें तो जीएसटी टैक्स जो एक्ट 2017 लाया गया था, इसमें ये कहा गया कि 100% कंपनसेशन देना है, वो भी स्टेट को, वो भी ओनली 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पे ओनली आ गया तो थोड़ा बहुत तो आपको सोचना बनता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। मैं आगे आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि कैसे यहाँ पे क्यों ये इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ कि जो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कि कितना कंपनसेशन अमाउंट पे करना है, तो बेस ईयर बनाना होता है ना, कि जो कंपेयर कर सके, हाँ कि जीएसटी से पहले कितना था, हर एक स्टेट का कितना रेवेन्यू बनता था, और जीएसटी के बाद कितना बन रहा है। तो जीएसटी से पहले जो यहाँ पे बन रहा था, तो बेस ईयर यहाँ पे 31 मार्च 2016 को बनाया गया, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ये चलता है, तो इसलिए ये बेस ईयर बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन तो निकल ही गया है, जो कि सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेंटर के द्वारा जो ये फंड आपका कलेक्ट किया जा रहा था, कंपनसेशन सेस लगाया जा रहा था। सेस क्या होता है? सेस एक तरीके का टैक्स होता है जो कि किसी पर्पस के लिए जो है ना, किसी प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, और ये जो सेस लगाया जा रहा था लग्जरी गुड्स पे लगाया जा रहा था। ओके, आइए देख लेते हैं डिटेल में। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो 2017 का कानून है, इसमें बात किया गया था कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। 100% कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया था, ऐसा बात नहीं कहा गया था। ठीक है, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा जितना लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कंपनसेशन सेस ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, अगर उनके पास रेवेन्यू का लॉस हो जाता है इस तरीके से स्टेट में जीएसटी का इम्प्लीमेंट करने से। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपका दिया गया था कि, एक सेकेंड, यस यहाँ पे गारंटी था कि 14% टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो फर्स्ट 5 ईयर में आपका देखा जाएगा, जब यहाँ से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना है। कंपनसेशन गुड जो है आपका लग्जरी गुड्स में लगाया गया था, कंपनसेशन सेस को, जैसे कि आपके 4 व्हीकल हो गए, एयर कंडीशनर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ों में सेस लगाया गया था। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो कि जीएसटी के अंदर टैक्सड किए गए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं यूपीएससी के, तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर निकाल लोगे। फर्स्ट है कि टेट्रा पैक जो मिल्क होता है टेट्रा पैक में। सेकंड है कि रेडी टू ईट जो परोठा होता है, कि बस एकदम फाड़ो पैकेट और खाना स्टार्ट करो। थर्ड है कि सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड। फोर्थ है प्लेन चपाती और रोटी। फिफ्थ है न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। सो इसमें से कौन सी करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, ओके तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, दो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, थर्ड ऑप्शन पे और फिफ्थ ऑप्शन पे। ये
तो ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये पहले भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन के बारे में आई थिंक कि आप लोग को पता होना चाहिए किस किस आइटम में यहाँ पर टैक्स किया जाएगा। तो जो सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड है, यानी कि जो ग्रेन्स है, सीरियल ग्रेन्स है, उसका छिलका निकाल देने पे क्या उस पर आपका टैक्स लगेगा? तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर है जिसमें कि एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, इसमें टैक्स लगेगा, तो इसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो ये दोनों आप जैसे एलिमिनेट करोगे थर्ड एंड फिफ्थ, तो आपकी यहाँ पे आंसर निकल आएगी। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था यूपीएससी का? अगर किया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर निकाल लोगे। ओके, तो आइए देखते हैं। कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क है, ये टैक्स फ्री है, बट मिल्क अगर टेट्रा पैक में देखें, अगर इसको पैक कर दिया जाता है तो ये टैक्स हो जाता है 5% का, और कंडेंस्ड मिल्क जो है ये यहाँ पे 12% के अंदर आता है, तो ये भी पता होना चाहिए। प्लेन रोटी है, परोठा है, जो कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है और टेक अवे में जो आपका प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपका 5% का जीएसटी लगता है। ठीक है, लेकिन जो सिल्ड वगैरह होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन है कि रेडी टू ईट परोठा है, इसमें आपका जो है टैक्स लगता है कि नहीं? तो हाँ, इसमें तो टैक्स लगता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। अब इस टॉपिक से भी आपका जो है क्वेश्चन आ चुका है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है, इसका एम है कि जो लोन अकाउंट है 50 करोड़ का साइज़, इसको रिजॉल्व करना है, और साथ ही साथ अगर इससे ज़्यादा भी है और ये ग्रुप ऑफ लेंडर्स के कंट्रोल के अंदर आता है। सेकेंड है कि ये सशक्त प्लान जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था, ये उसी का पार्ट है, और ये जो भी आपका बैड लोन्स है, जिसको हम लोग एनपीए भी कहते हैं, उसी को रिजॉल्व करने का यहाँ पे आपका एड्रेस रखा गया। जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसी को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंटर क्रेडिटेड एग्रीमेंट के बारे में देखें तो इसका एम ही यही है कि एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था। ठीक है, 50 करोड़ का अगर इससे भी ज़्यादा आपका एनपीए है तो उस अमाउंट को जो है ना यहाँ पे रिजॉल्व करना है, और ये लेंडर्स, जितने भी जो लेंडर्स है उनके ग्रुप को यहाँ पे आपका इसी के अंदर था। ये सशक्त प्लान का ही पार्ट है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का यही एम है। ठीक है, ये भी आपको पता है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन बैंक को यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे कि उनके बैंकों में कितना ज़्यादा जो एसेट है ना वो ट्रबल है, यानी कि कैसे कितने एसेट है जो कि एनपीए होने वाले हैं या फिर एनपीए हो चुके हैं। तो इसको रिजॉल्व करना है, और ये रिजॉल्व करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। बट एक बैंकर है सुनील मेहता, उनके द्वारा ये कहा गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था कि डिसएग्रीमेंट है, यानी कि जो जॉइंट लेंडर है, ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस तरीके के स्ट्रेस्ड एसेट को रिजॉल्व करने में। बट क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे किया जा रहा है, तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट किया गया है, तो इसको देख लेते हैं, है कि नहीं? तो आइए सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि रिवर्स चार्ज एक मैकेनिज्म है जिसमें कि आपका जो गुड्स और सर्विसेज के जो प्रोवाइडर है ना, उनको यहाँ पे करना होगा टैक्स इंस्टीड ऑफ जो कि गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, रेसिपिएंट है। ठीक है, सेकंड है कि जो आरसीएम है ये हेल्प करता है कि टैक्स इवेजन को चेक करने में, जो टैक्स की चोरी करते हैं, और टैक्स पेस को बढ़ाने के लिए। थर्ड है कि इसमें जो है ना स्मॉल बिजनेसेस को प्रेशर होता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है कि वो वॉलंटरी रजिस्टर करे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, आइए यहाँ पे बात समझते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जा रहा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कहने का ही मतलब है कि यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो रेसिपिएंट है उनको यहाँ पे पे करना है टैक्सेस, ना कि यहाँ पे जो प्रोवाइडर है उनको यहाँ पे करना है। ठीक है, कंज्यूमर को यहाँ पे करना है, दुकान वाले को पे नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट आप इनकरेक्ट करोगे आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, जो कि सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ही यही होता है, इसलिए इसको उल्टा कहा जाता है। और नॉर्मल अगर टैक्सेशन रिजिम में देखें तो जो सप्लायर है वो इस तरीके का टैक्स को कलेक्ट करते हैं बायर से और डिपॉजिट करते हैं, बाद में ये जो है आउटपुट टैक्स लिएबिलिटी जो होता है उसको एडजस्ट करके। जो रिवर्स चार्ज है क्लॉज है, ये मोस्ट पावरफुल है, जिसके थ्रू जो है ये देखा जाएगा कि जो जीएसटी का आर्किटेक्ट है वो पूरी तरीके से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, टैक्स प्रॉपर दिया जा रहा है कि नहीं, टैक्स को कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरीके का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाया गया था। ओके, आइए सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएसएमई सेक्टर से है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू डेफिनेशंस यहाँ पे लाया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में, तो इससे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि एमएसएमई को यहाँ पे डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्नओवर। ठीक है, सेकंड है कि अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एमएसएमई के बीच में। थर्ड है कि एमएसएमई को अब यहाँ पे माइक्रो यूनिट कहेंगे अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट जो है 2 करोड़ का है और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें
तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अब यहाँ पे जो एमएसएमई को डिफाइन किया जाएगा कि वो कितना ज़्यादा इन्वेस्ट उसमें हो रहा है और कितना एक साल में जो है ना वो टर्नओवर है। सेकंड है कि कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रहा, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई जो सर्विस एमएसएमई है उनके बीच में कोई भी तरीके का यहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, तो आइए देख लेंगे। और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, तो आइए आगे देख लेते हैं कि क्या बातें की जा रही है। तो ये भी आप लोग समझ गए, ये भी समझ गए। जो पहले क्या था कि जो क्राइटेरिया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट का, ये डिफरेंट डिफरेंट था, लेकिन अब डिस्टिंक्शंस जो है ना वो हटा दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देखिए कि बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्लासिफिकेशन पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में देखें, माइक्रो में कैसा है, माइक्रो इंटरप्राइजेस में तो अगर यहाँ पे 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्मॉल में कितना है 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मीडियम में कितना है कि अगर यहाँ पे 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वहीं सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए देखिए तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में क्या है कि जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम हो रहा है, स्मॉल में आपका 2 करोड़ से कम हो रहा है और मीडियम में आपका 5 करोड़ से कम हो रहा है। तो इस तरीके का जो है आपका चेंज किया गया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेटा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी डिटेल से दिया गया है कि रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम का मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में एंड इंटरप्राइजेस जो कि सर्विस में है। तो इन्वेस्टमेंट जो प्लांट और मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में किया जा रहा है तो नॉट मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल जो टर्नओवर है वो यहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर स्मॉल इंटरप्राइजेस का देखें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में तो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि प्लांट वगैरह मशीनरी में इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो यहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब आते हैं 8 क्वेश्चन में। अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको फूड ग्रेन्स को जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है 2018-19 में उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। अब इस तरीके की क्वेश्चंस थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि ये एक टफेस्ट पार्ट है, लेकिन अब ये टफ नहीं रहा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि हर मंथ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सॉरी, तो इसको आप लोग देखते चल सकते हो, हर एक मंथ का आप लोग देखते रहो कि कितना जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इस तरीके से चार्ट याद करते रहना है। ठीक है, तो वीट, राइस, बाजरा, ऑल पल्सेस या फिर ज्वार। तो देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो है किसकी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है 2018-19 में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, चलिए डिस्कस करते हुए ही इसको आंसर निकालते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे इंडिया में किस चीज़ का होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का होता है, नो डाउट। तो सबसे पहले 2 स्टेटमेंट तो आप लोग काट लीजिए। ठीक है, यहाँ इससे क्या होता है ना कि एकदम संतुष्टि मिलता है, ऐसा लगता है कि बस अब हम लोग आंसर के बिल्कुल करीब हैं। तो इस तरीके का जो है एलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाइए जिससे कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आ गया सेकंड, उसके बाद तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। उसके बाद भी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका ऑल पल्सेस है। टकराना जो है आपको और कंफ्यूज जो होना है वो बाजरा और ज्वार में ही होना है। ठीक है, फिर भी आप लोग को इसमें से समझना होगा, थोड़ा बहुत तुक्का लगाना ही होगा कि बाजरा जो है ज़्यादा आपका होता है एज़ कम्पेयर टू ज्वार। ज्वार वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र वाले रीजन के साइड में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से देखते रहिएगा तो एक अच्छा खासा जो है आपका मेमोरी में सेट हो जाएगा। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। सेकंड है कि मिल्क जो है ये लार्जेस्ट क्रॉप है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, थर्ड है कि जो टोटल वैल्यू है मिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ये ज़्यादा है टोटल वैल्यू जो पैडी और वीट का है अगर हम लोग एक साथ करें, यानी कि टोटल वैल्यू जो मिल्क का है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग टोटल वैल्यू पैडी और वीट को एक साथ कर दे तो उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सोचिए। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करूँ तो ऑब्वियस है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग मिल्क प्रोड्यूसर हैं और मिल्क एक लार्जेस्ट क्रॉप माना जाता है हमारे यहाँ, और इतना ज़्यादा प्रोड्यूसर है कि बिल्कुल सही है कि टोटल वैल्यू ऑफ पैडी और वीट को अगर एक साथ कर दे तो उससे भी ज़्यादा हम लोग मिल्क प्रोड्यूसर हैं। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये ध्यान रखना है। देख सकते हैं आप लोग मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ जो है किस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू द 20 क्वेश्चन, इट मीन्स कि 10th क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसका मतलब है कि जो पर्सन आपके परसेंटेज यानी कि जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है अमंग वो पर्सन जो कि लेबर फोर्स में है। ठीक है, सेकेंड है कि जो लेबर फोर्स है इसको डिफाइन किया जाता है कि पीपल्स जो कि काम करते हैं या फिर जॉब चाहते हैं या फिर अवेलेबल है, उनके लिए काम अवेलेबल है, तो इसको लेबर फोर्स कहते हैं। ठीक है, 2017-18 में अगर हम लोग देखें तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 1977 से 78 के बीच में। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये बताया जा रहा है कि 2017-18 में जो है सबसे कम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है।
फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। सो 20 की करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कहने का मतलब है कि परसेंटेज, जितने भी लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है और जितने लोग यहाँ पे लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड भी बिल्कुल सही है। लेबर फोर्स कहने का मतलब है कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं या फिर काम चाहते हैं या फिर उनके लिए काम अवेलेबल है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकल कर आया है, जिसके किसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम के द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि 45 ईयर्स में जो है ना हाई देखने को मिला है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है थोड़ा इंप्रूव हुआ है। अगर हम लोग 17-18 में देखते तो 6.1 हुआ है, वही घटा है थोड़ा। 2018-19 में देखें तो 5.8 हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है ये भी इंप्रूव हुआ है। 2018-19 में आप देखोगे तो 37.5 है, और वही अगर पिछले साल का देखें तो 36.9 है, यानी कि पार्टिसिपेशन बढ़ा है लोगों का। और ये लेबर फोर्स का कहने का मतलब है कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या फिर उनके लिए काम रखा हुआ है, ओके, अवेलेबल है। विमेन अनएम्प्लॉयमेंट फेल भी आप लोग देख लीजिए कि विमेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी कम हुआ है, 5.7 से 5.2 हुआ है। वहीं मेल अनएम्प्लॉयमेंट भी आप देखोगे कि ये कम हुआ है, 6.2 से 6 हुआ है। वहीं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो ये अभी भी बहुत हाई है, मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला हल्का सा। लेकिन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे तो ये भी आपका कम हुआ है, यानी कि 5.3 से अब 5 में आ चुके हैं। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, ये है हम लोग कोल इंपोर्ट के बारे में देख रहे हैं कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि इंडिया जो है वो अपने कोल इंपोर्ट को 2019 में रिड्यूस कर दी है, अगर हम लोग 2015 के कंपैरिजन में देखें। सेकंड है कि जो थर्मल कोल का जो इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है कुकिंग कोल के कंपैरिजन में। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो है ना ऐसे ढीठ इंसान है कि हम लोग कोल की इंपोर्ट को कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा सारा चीज़ जो है ना वो हम लोग कोल पे ही डिपेंडेंट है। तो हमारे यहाँ कोल की प्रोडक्शन होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ जितनी कोल की प्रोडक्शन होती है उतनी ही ज़्यादा जो है ना हम लोग दूसरे कंट्री से जो है हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वाहियात स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि थर्मल कोल को हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कुकिंग कोल के कंपेरिजन में, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं आप लोग कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें एक कमेंट था कि आप ही लोग के द्वारा, किसी के द्वारा लिखा गया था कि मैम आप बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हो इंडिया को। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ इंडिया को, मैं सच्चाई बताती हूँ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आप लोग की जो है ना थर्ड माइंड जो होती है वो ओपन हो जाए, तो इसलिए इस तरीके का बातें बताती हूँ मैं, जो कि फैक्ट्स है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है। इश्यूज़ चैलेंजेस तो बिल्कुल है, अगर इश्यूज़ चैलेंजेस नहीं होते तो हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ना। हमारे यहाँ हर एक फील्ड में इश्यूज़ है, बिल्कुल सही है, तभी तो हम लोग विजन आइज के मैगजीन में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, मुझे बड़ा हंसी आ रहा था जब मैं उस तरीके का कमेंट पढ़ रही थी। लेकिन ये चीज़ें क्लियर रखिए कि मैं मैं इंडियन ही हूँ, मैं बुराई नहीं करती, मैं आप लोग के सामने सच्चाई रखती हूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता होना चाहिए ना। ऐसे आप लोग बोलते रहो मेरा देश महान, मेरा देश महान, तो फिर उसमें आप लोग का एग्जाम थोड़ी क्लियर होगा। एग्जाम क्लियर होने के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्लियर करना होगा माइंड में, ठीक है। मेरा देश महान करने से कुछ नहीं होगा, तो उसको ध्यान रखिए, ऐसा दिल पे मत ले लीजिए कोई भी बात मेरे बातों को। कोल जो है ये टॉप 5 कमोडिटीज़ में आता है जो कि इंडिया इंपोर्ट करती है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, इंपोर्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है फ्यूल के, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इंडिया की जो थर्मल कोल है जो इंपोर्ट होता है वो यहाँ पे बढ़ा है, और नियरली आप देखोगे 200 मिलियन टन्स तक जो है 2019 में बढ़ते हुए दिखा है। इंडिया के द्वारा जो इंपोर्ट किया जाता है 51 मिलियन टन्स तक जो कुकिंग ऑयल कोल है वो 2019 में इंपोर्ट किया गया था। ये थोड़ा कम हुआ है 2018 के कंपैरिजन में, ठीक है, थोड़ा तो कम हुआ है, देख सकते हैं आप कितना मार्जिन रहता है, पॉइंट समथिंग का मार्जिन रहता है। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोल जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं वो यहाँ पे बढ़ चुका है हमारा, ठीक है, क्योंकि लोअर प्रोडक्शन देखने को मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो हम जो है बाहर से ज़्यादा मंगवा रहे हैं। अब इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी के कोल में हम लोग जो है अपना इम्पोर्ट को बढ़ाए या फिर घटाएं। तो फिनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 2019 तक है। नॉन कुकिंग कोल में देखें तो इसमें हमारा जब यहाँ पे इंपोर्ट है वो बढ़ चुका है, 183 है, सॉरी ये घट चुका है, ठीक है। 2015 से ये घटा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि 2015 में ही सिर्फ इतना था, लेकिन 2016 से ये
आपका जो है धीरे धीरे घटते गया, लेकिन 2018 से बढ़ा और फिर 2019 में भी बढ़ा। कुकिंग कोल के बारे में देखें तो ये आपका घटा है, लेकिन ये आपका सिर्फ लास्ट ईयर से ही बढ़ा है, बाकी आप लोग स्टार्टिंग से देखो तो घटा है। पीट कोक के बारे में देखें जो कि सबसे चीप कोल होता है, तो ये आपका बढ़ा है। मीट कोक के बारे में देखें तो ये भी आपका बढ़ा है। एंथ्रासाइट के बारे में देखें तो ये भी बढ़ा है, और ग्रैंड टोटल भी आप लोग देख सकते हो कि बढ़ा है। तो इसलिए हमारी इंपोर्ट बढ़ी है, तो काफ़ी बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया की, वो डिक्लाइन हुई है सक्सेसिवली फ्रॉम 2016 से लेकर 2020 तक। सेकेंड है कि लास्ट 10 ईयर में देखें तो इंडिया के द्वारा जो है ना जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से पार किया ही नहीं गया है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, आप देखो कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2016-17 से लेकर 2019-18 19-20 में ये घटा है, ठीक है। जीडीपी रेट घटा है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस लाया गया था। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2017 में जीएसटी लाया गया था, तो उसके बाद से आपको पता है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट 10 ईयर से जो है हम लोग 8% को पार ही नहीं किए। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आइए देख लेते हैं डिटेल। ग्रोथ ओवर द ईयर आप लोग देख सकते हो 2009 से यहाँ पे 2020 तक बताया जा रहा है। 2016 से आप लोग देख सकते हो कि ग्रोथ जो है हमारा घटा है, ठीक है। और ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें तो 2019-20 के क्वार्टर में जो है 3.1% था। वही लोएस्ट अगर हम लोग देखें ना तो ये 2002 और 2003 में था, ठीक है। तो 2002 और 2003 से अगर हम लोग देखें तो ये सबसे ज़्यादा कम है ग्रोथ रेट हमारा, तो ये ध्यान रखिएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑफिशियल कमेटी है जिनके द्वारा ये एस्टिमेट किया गया है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो है पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो ये आपको बताना है कि जो कि पॉवर्टी लाइन से पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से कमेटी के द्वारा ये कहा गया है। वाई के अलाक कमेटी, टी डी लगडवाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, या फिर सी रंगराजन कमेटी। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से ऑफिशियल कमेटी है जिनके द्वारा नंबर ऑफ पीपल्स जो कि पॉवर्टी में रहते हैं वो एस्टिमेट किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ तो चारों कमेटी इसी चीज़ से रिलेटेड है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो 6 ऑफिशियल कमेटी है, ये भी देख लीजिए। पहले देखिए कि यहाँ पे कौन है, वी एन डांडेकर, एन रात है, फिर वाई के अलाग है, टी डी लगडवाला है, फिर सुरेश तेंदुलकर है, सी रंगराजन है, ठीक है। तो ये 6 कमेटी के बारे में आपको याद रखना है कि इनके द्वारा ये एस्टिमेट किया गया था कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं। ओके फाइन, तो 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। सो आपको बताना है कि आउट ऑफ 13 आपको कितने मार्क्स आए, और अगर ये लेसन अच्छी लगी, क्विज अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।